पहाड़ों से घिरा एक छोटा सा गांव था। वहां एक गरीब मोची भुवन रहता था। वो एक टूटी फूटी छोटी सी झोपड़ी में रहता था। अपनी टूटी झोपड़ी में जगह जगह उसने मरम्मत करा के उसका जीवन बीत रहा था। घर में उसका जवान बेटा गगन और पत्नी कुसुम थी। बारिश में झोपड़ी से पानी सीधा घर में आता। गर्मियों में सूरज की आग बरसती और ठंडी में तीनों ठिठुर थे। एक दिन गगन ने भुवन से कहा, पिताजी, आप मुझे भी जूते बनाना सिखा दीजिए ना। हमारे पास अच्छी छत भी नहीं है और ना ही अच्छी किस्मत है। भुवन ने कहा, बेटा धैर्य रख। एक दिन हमारी किस्मत चमकेगी, लेकिन सुख का सौंदर्य होने में थोड़ा समय लगता ही है। और बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम मोची नहीं, कुछ अच्छा काम करो। फिर गगन फटी चादर ओढ़कर सोने की कोशिश कर रहा था। एक तरफ भुवन उसको मजदूरी से दूर रखना चाहता था, दूसरी ओर गगन कुछ ना कुछ करके धन कमाना चाहता था। अगले दिन एक बबलू नाम का व्यक्ति आया और भुवन से कहने लगा, अरे भाई, ये कैसे जूते बना दिए हैं? मैं तुम्हें इसके लिए कोई पैसे नहीं दे सकता। ना यह मेरे पैरों में आ रहे हैं और ऊपर से मेरे पैर में चुभ रहे हैं। तुम तो अब बूढ़े हो गए हो, तुमसे अब अच्छे से काम नहीं होता। तुम घर जाओ और आराम करो। भुवन उसे समझाता है, लेकिन बबलू गुस्से में भुवन के सामने जूते फेंक दिए और इतना कुछ सुनाकर वो वहाँ से चला जाता है। भुवन दुखी हो जाता है, लेकिन पीछे से गगन ने देख लिया था, तो वो उसकी ओर आता है और कहता है, हे भगवान, अब इन बूढ़े हाथों से काम नहीं हो रहा है। लेकिन मैंने एक हफ्ते की मेहनत से बबलू भाई के लिए जूते बनाए थे और मुझे एक भी पैसा नहीं मिला। गगन ने कहा, देखिए पिताजी, मुझसे आपकी यह हालत देखी नहीं जाती। अगर आप मुझे जूते सिलाना नहीं सिखा रहे हैं तो मैं मजदूरी करने चला जाता हूँ, लेकिन मुझे बस जल्दी से पैसे कमाने हैं। भुवन ने कहा, अरे बेटा, थोड़ा तो धैर्य रखो, हम थोड़े आराम से सोचेंगे। क्या आराम से सोचेंगे पिताजी? मेरे साथ जो खेलते कूदते थे बड़े हुए, वो भी मेरी ऐसी फटीचर वाली हालत देखकर मुझसे मुंह फेर लेते हैं। मुझसे अब हमारी गरीबी देखी नहीं जाती। इतना बोलकर गुस्से में वो चला जाता है। गगन गुस्से में जा रहा था, तभी गांव का एक व्यक्ति सोहन ने उसे रोका। अरे गगन भाई, क्यों गुस्से में पिताजी से बहस कर रहे थे? गगन बोला, कुछ नहीं भाई, बस काम की चिंता है। सोहन ने कहा, अगर काम ही करना है तो क्यों ना साथ में करें? गगन बोला, क्या काम है भाई? सोहन बोला, देखो भाई, मेरा खेत बरसों से खाली पड़ा है, लेकिन आज तक कोई साथी नहीं मिला। मुझसे तो काम होता नहीं। अगर तुम कहो तो साथ मिलकर खेती करते हैं, लेकिन पहले तुम्हें खेत की सफाई करनी पड़ेगी। थोड़ी देर गगन ने सोचा, फिर बोला, खेत में भागीदारी कितना भाग मेरा होगा बताओ? सोहन ने कहा, अरे भाई, आधी आमदनी तुम्हारी, आधी आमदनी मेरी। मजबूरी में आकर पैसों के लालच में गगन ने हाँ कर दी। ठीक है भाई, चलो काम पर लगते हैं। दिन की कड़ी धूप और शाम की ठंड, गगन ने अपनी परवाह किए बिना लगातार 2 महीने तक खेत को ठीक करने में बहुत मेहनत की। खेत एकदम तैयार था, तो उसने सोहन से बात की, चलो भाई, अब क्या उगाना है खेत में बताओ? सोहन बोला, वो तो ठीक है गगन भाई, लेकिन मेरे घर में भी कुछ महीनों से पैसों की कमी हो गई है। खेत के लिए मुझे एक जमींदार से अच्छा दाम मिल रहा है, तो मैंने सोचा इसे बेच दूं। इतना सुनते ही गगन गुस्से में बोला, क्या कहा? जमीन बेच दोगे? तो मेरा क्या होगा? मुझे भी हिस्सा चाहिए। सोहन बोला, अरे अरे, हिस्सा कैसा? यह जमीन मेरी है। चलो यहाँ से निकलो, हटो। सोहन गगन को धक्का देकर खेत से निकाल देता है। गगन बहुत दुखी हो जाता है। वो रोते हुए जा रहा था, हे भगवान, कैसी किस्मत लिखी है तूने मेरी। सोहन को अपनी ज़मीन बेचनी थी और इसलिए खेती के बहाने उसने मुझसे 2 महीने सफाई का काम भी करवा लिया, झूठ बोलकर, और मुझे मजदूरी भी नहीं दी। गगन जब घर पहुंचा तो भुवन ने कहा, बेटा, मुंह क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? पिताजी, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है।
मैं मजदूरी करने गया था तो मेरी किस्मत ने भी मेरा साथ नहीं दिया। बेटा, अब तू काम करने कहाँ जाएगा? इससे अच्छा तू जूते पॉलिश कर। थोड़ा थोड़ा करके 2 वक्त की रोटी तो हो ही जाती है। कब तक 2 वक्त की रोटी के लिए मैं और आप ऐसी मजदूरी करते रहेंगे बताओ? देखना बेटा, एक दिन तुम ज़रूर कामयाब बनोगे। क्या कामयाब पिताजी? हर काम से मुझे निकाल दिया जाता है या मेरे साथ कोई ना कोई चाल चल देता है। गगन दुखी होकर सोच में पड़ गया। वो मजदूरी करने जाता तो वहाँ से उसे निकाल दिया जाता और उसकी छोटी छोटी गलती पर उसे लोग चिढ़ाते थे। झोपड़ी जैसे अपने घर की खिड़की से गगन चांद सितारे देख रहा था और उसके मन में काफ़ी सारे ख्याल भी आ रहे थे। गांव में गगन का लोग मजाक उड़ाते थे। कहते थे, जिस तरीके से दर्जी का बेटा जिएगा तब तक सिएगा, उसी तरह मोची का बेटा जिएगा तब तक जूते और चप्पल ही छुएगा। सब लोग गांव में उसका बहुत मजाक उड़ाते। गगन की गरीबी का उपहास करना मानो उनका रोज़ का काम बन गया था। गगन सोचता, मेरे गांव वाले मुझे ऐसा क्यों कहते हैं? मेरा कोई मित्र भी नहीं, ना कोई मेरी हालत समझने वाला है। दूसरे दिन गगन जंगल में लकड़ी काट रहा था और वहां से एक तेजस्वी महर्षि निकलते हैं। लंबी काली जटा, मुख पर तेज, हाथ में कमंडल। गगन उन्हें देखता है और उनके तेज को देखकर दंग रह जाता है। अरे कितने तेजस्वी महर्षि हैं। तभी वे संत बोले, अरे बेटा सुनो, तुम तो काफ़ी मेहनती बालक लगते हो। गगन ने उनके पांव छुए और कहा, आशीर्वाद दीजिए महर्षि। आप कौन हैं? बेटा मैं तपस्वी हूँ, नगर भ्रमण के लिए निकला हूँ। लेकिन तुम थोड़ी चिंता में लग रहे हो। गगन बोला, अरे नहीं नहीं महर्षि, आइए आपको मैं अपने घर ले चलता हूँ। बेटा मैं अभी यात्रा पर हूँ, नहीं रुक सकता कहीं भी, लेकिन तुम ज़रूर ही कुछ छुपा रहे हो मुझसे। महर्षि ने कमंडल से पानी अपने हाथ में लिए और ध्यान लगाया। गगन सब देख रहा था। गगन ने पूछा, आप क्या कर रहे हैं? महर्षि ने कहा, अरे बेटा, अपने अंदर इतना दुख समेटे हो। तुम्हारा घर टूटा है, गांव में सब लोग तुम्हारा उपहास करके तुम्हारा उपयोग किया है, तुम्हारे माता पिता भी बूढ़े हो गए हैं। गगन बोला, बाबा आप तो मेरे मन की दुविधा समझ गए। आप तो ज्ञानी लगते हैं, कृपया कोई उपाय बताइए। देखो बेटा, तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है, भाग्य चमकने वाला है, लेकिन उससे पहले तुम्हें अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। तुम एक दिन बहुत बड़ा नाम कमाओगे और धन दौलत और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन ध्यान रहे, किस्मत के खेल में हार मत मान लेना। तुम्हें सोच समझकर हर कदम उठाना है। उतना कहकर वे महर्षि तो वहाँ से ही चले गए और खुशी से झूमता हुआ गगन घर आया। वो अपनी बात घर में बताने ही वाला था कि गगन की माँ कुसुम बोली, अरे बेटा देखना, ये तेरे पिताजी को क्या हो गया है। देख तो, सुबह से ना बोल पा रहे हैं ना ही हिल पा रहे हैं। देख बेटा। गगन ने देखा उसके पिता भुवन कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। अरे अरे पिताजी, ये क्या हो गया आपको? आप अचानक से कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? दोनों माँ बेटे रोए जा रहे थे और उसी वक्त वही तेजस्वी महर्षि एक दिव्य रोशनी के साथ उनके सामने आए। उन्हें देखकर गगन ने कहा, मदद कीजिए बाबा, मेरे पिताजी को अचानक से क्या हो गया? महर्षि ने कहा, अरे बेटा उठो, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारे भाग्य की परीक्षा ली जाएगी। तुम्हारे पिता का कठिन समय आ गया है, अब इसमें तुम्हें धैर्य से काम लेना होगा और इनकी सहायता करनी होगी। कुसुम बोली, क्या कह रहे हैं बाबा, कठिन समय? हाँ बेटी, भुवन के अपने कर्मों की वजह से उसका यह समय बहुत खराब बीतने वाला है। आप लोगों को बहुत सावधानी से रहना होगा। गगन ने पूछा, तो मैं क्या करूं पापा बताइए, मेरे पिताजी का इलाज कैसे करूं मैं? महर्षि ने कहा, तुम्हारे पिता का इलाज सिर्फ एक ही जड़ी बूटी से हो सकता है। यहाँ से कई योजन दूर सुंदर वन जंगल में और रेतीले रेगिस्तान के बीच में एक दिव्य तालाब है, वहाँ से तुम्हें वो जड़ी बूटी मिलेगी।
कुसुम ने इतना सुना ही कि वो चिंतित होते हुए बोली, क्या कहा बाबा, इतना दूर? बेटा तुम कैसे जाओगे? और हम अकेले हो गए तो खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी? गगन बोला, अरे चिंता मत करो माँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यही काम करूंगा। महर्षि ने कहा, बेटा हमने तो तुम्हें रास्ता बता दिया है, अब आगे तुम्हारी मर्जी है। अपने पिता को ऐसी हालत में छोड़ दोगे, समय से पहले कुछ हासिल नहीं होगा। इतना कहकर महर्षि अदृश्य हो गए। गगन अब सोच में पड़ गया। वो और उसकी माँ रोए जा रहे थे। गगन अपने पिता की जगह पर काम करने लगा, लेकिन उसे जूते बनाने नहीं आते थे, तो आमदनी और कम हो गई थी। उधर घर में कुसुम अब भुवन का ख्याल रख रख कर थक गई थी, तो उसने गगन के आते ही कहा, बेटा अब तो घर की हालात दिन पर दिन खराब होती जा रही है। अब तो हम 2 वक्त का खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। ये कैसा समय है, कैसा जीवन दिया है। पिताजी ने मुझे जूते बनाना तो सिखाया नहीं, अब गांव में कोई काम भी नहीं दे रहा। कुसुम ने कहा, बेटा तेरे पिता चाहते थे तू बड़ा आदमी बने, सिर्फ मोची बनकर ना रह जाए। इतना सुनते ही गगन की आंखें लाल हो गई और वो जोश में बोल पड़ा, अब मैं बड़ा आदमी बनूंगा। फिर अगले 1 हफ्ते तक गगन ने जी तोड़ मेहनत करके कुछ पैसे जोड़े और अपनी माँ से कहा, ये लो माँ, यह पैसे, पिताजी का ख्याल रखना माँ। मैं उनके लिए जड़ी बूटी लेकर और अपने लिए भाग्य का खेल खेल कर ही लौटूंगा। आशीर्वाद दो माँ। गगन ने अपने माता पिता दोनों के पैर छुए और आशीर्वाद लेकर निकल पड़ा। गगन थक कर चूर हो गया था। भूख के मारे अपने थैले में देखता तो सब सामान खाली हो गया। गगन सोचने लगता है, हे भगवान, पता नहीं कितने दिन से चल रहा हूँ, अब तो खाने पीने की चीज़ें भी खत्म हो गई हैं। गगन वहीं पर सो जाता है और रात हो जाती है। रात को जानवरों की आवाज़ें सुनकर गगन घबरा कर उठ गया, डरने लगा और उठकर खड़ा हुआ। अरे नहीं, ये कैसी भयानक आवाज़ें हैं, अगर यहाँ सोया रहा तो जानवर मुझे मार डालेंगे। गगन जंगल के अंधेरे में पेड़ पौधों के बीच से होते हुए जा रहा था। तभी उसे अचानक एक झोपड़ी दिखाई दी, जिसके बाहर एक लालटेन जल रहा था। गगन झोपड़ी के पास गया और दरवाज़ा थोड़ा खुला था तो झांक कर अंदर देखा। अंदर एक अद्भुत सी सुंदर स्त्री बैठी थी। उसकी आंखें बंद थी। गगन उसे देखकर डर गया और जाने लगा। तभी अंदर से आवाज़ आई, रुको गगन, कहाँ जा रहे हो? गगन चौंक कर इधर उधर देखने लगा। तभी फिर आवाज़ आई, इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं वही हूँ जिसे देखकर तुम भाग रहे हो। अंदर आ जाओ झोपड़ी में। गगन डर के मारे सोचने लगा, हे भगवान, अब यह कौन सी नई मुसीबत है? कहीं ये चुड़ैल जैसी औरत मेरी बलि न दे दे। अंदर से फिर आवाज़ आई, सोचो मत, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी, अंदर आओ। गगन को आश्चर्य हुआ तो वो झोपड़ी के अंदर गया। वह स्त्री खड़ी हुई। उसका सौंदर्य देखकर वो दंग रह गया। गगन ने डरते डरते पूछा, आप कौन हैं? आप मेरा इंतज़ार क्यों कर रही थी? मैं ज्ञान की देवी हूँ, यहाँ तुम्हें जादुई बूटी का रास्ता दिखाने आई हूँ। गगन सोच में पड़ गया, क्या इसका भरोसा किया जा सकता है? देखो गगन, ज़्यादा मत सोचो, तुम यहाँ सुरक्षित हो। उस जड़ी बूटी के रास्ते में तुम्हें रेगिस्तान के तूफान का सामना करना पड़ेगा। मैंने आज तक जिस जिस को वहाँ भेजा है वो फिर कभी लौट कर वापस नहीं आया। गगन ने कहा, मैं अभी ही जाऊँगा और जल्द ही वापस लौटूंगा। देवी ने कहा, समय से पहले कुछ नहीं मिलता गगन। गगन ने बोला, यह सब कहने की बातें हैं, ऋषि ने भी कहा था मेरा लक्ष्मी योग है। कुछ नहीं हुआ, मैंने जितनी मजदूरी की उतने ही पैसे आए हैं। सुंदर स्त्री ने कहा, धनवान कोई ऐसे नहीं बन जाता, समय लगता है। गगन बोला, मेरा समय मत खराब करिए, मुझे अपने पिताजी को ठीक करके अपने लक्ष्मी योग का पीछा करना है। ठीक है, जाओ, लेकिन जंगल पार सिर्फ सुबह ही कर पाओगे। अगर वापस लौट आए तो तुम्हारा विवाह एक परी से होगा जो तुम्हें धनवान बना देगी।
इतना सुनते ही गगन हंसने लगा। आप अच्छा मजाक करती हो। स्त्री ने कहा, तुम मत मानो, मुझे पता है तुम भूखे हो, इससे कुछ खाने की चीज़ें और काम की वस्तुएं हैं। और हाँ, तालाब के ऊपर तैर रही चमकीली पत्तियां ही वह जड़ी बूटी है जो तुम्हें चाहिए। देवी ने उसकी थैली को जादू से भर दिया। गगन यह देखकर हैरान रह गया। यह तो चमत्कार है। मैं ज्ञान की देवी हूँ। आगे अगर रात में सफ़र किया तो जंगली जानवर तुम्हारा रास्ता रोक देंगे। मुझे नहीं लगता। गगन तो घमंड में निकल पड़ा। थोड़ी दूर चलते ही आगे बिल्कुल वैसा ही हुआ। रास्ते में दो बाघ बैठे थे। गगन उन्हें देखकर डर गया और पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर बैठकर गगन सोचने लगा। वो ठीक ही कह रही थी, सुबह ही आना चाहिए था। पूरी रात गगन ने पेड़ पर गुजारी और सुबह होते ही गगन नीचे उतरा और चलता गया। जब भूख लगती तो वो थैले में से खाना खाता। दिन ढलते गए और कई दिनों तक चलने के बाद गगन रेगिस्तान तक पहुंच गया। गगन सोचता है, यह थैला तो सच में जादुई हो गया है। जितना खाया उतना ही सब वापस आ जाता है। ज्ञान की देवी ने कहा था यहाँ से यह नक्शा काम आएगा। गगन एक नक्शा निकालता है और उसके सहारे चलता जाता है। थोड़ी दूर जाते ही धूल मिट्टी का तूफान आ जाता है और रेगिस्तान की रेत उड़ने लगती है। अरे नहीं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन फिर भी अपने हाथों को आगे करके गगन चलता गया तो आगे रेत में धंस गया। गगन चिल्लाने लगा, बचाओ 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 मुझे। गगन के नीचे गिरते ही तूफान थम गया और गगन ने देखा रेगिस्तान के बीचों बीच सुरंग का इतना बड़ा जाल है। वो हैरानी से देखने लगा और आगे बढ़ने लगा, लेकिन सामने से बहुत सारे बिच्छू आ रहे थे। गगन भागने लगा। तभी उसे याद आया, अरे देवी ने कहा था मेरी थैली में काम की चीज़ है। वो भागते हुए थैले में हाथ डालता है तो एक मशाल निकलती है जो बाहर आते ही अपने आप जल जाती है। आग को देखकर बिच्छू रुक जाते हैं। हाँ, समझ गया समझ गया समझ गया। गगन मशाल की तेज आग से बिच्छुओं को भगाने लगा और उनके पीछे पीछे जाते ही बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। सुरंग से गगन बाहर निकला तो वहां का दृश्य देखकर दंग रह गया। अरे वाह, कितनी सुंदर जगह है और ये इतनी मधुर खुशबू। तभी गगन को एक तालाब नजर आया। लगता है यह पानी जादुई है। तभी उसकी नज़र पानी में तैर रही जड़ी बूटी पर पड़ी। वो जड़ी बूटी है, चलो ले आता हूँ, जल्दी ही पिताजी ठीक हो जाएंगे। मुझे फिर लक्ष्मी के योग का पीछा भी तो करना है। गगन उसके पास जाता है और जड़ी बूटी को छूने की कोशिश करता है तो सारी पत्तियां पानी के अंदर चली जाती है। तभी गगन को एक आवाज़ सुनाई देती है, अरे रुको गगन, इतनी भी क्या जल्दी है। अगर यह दिव्य जड़ी बूटी पाकर अपने पिता को ठीक करना है तो मेरा भी एक काम कर दो। गगन सोचने लगा, ये किसकी आवाज़ है। अरे मैं नीचे हूँ, देखो तो। गगन, मैं जलपरी मत्स्य देश की राजकुमारी हूँ। गगन ने जलपरी से पूछा, जलपरी आप मुझसे क्या चाहती हो। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा तो ही मैं तुमको यह जड़ी बूटी ले जाने दूंगी। जड़ी बूटी को पाने के लिए तुम्हें अपनी काबिलियत साबित करनी पड़ेगी। गगन थोड़ी सोच कर बोला, वो कैसे। जलपरी बोली, तुम्हें मेरी सहेलियों के लिए एक छोटा सा पुल बना देना होगा जो ज़मीन को तालाब के मध्य तक जोड़े। अगर 3 दिन में यह काम कर दिया तो मैं तुम्हें इस तालाब की जादुई जड़ी बूटी ले जाने दूंगी। जल्दी करो, तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है। यह जड़ी बूटी पकने के 1 हफ्ते बाद ही खराब हो जाती है। गगन परेशान हो गया, लेकिन फिर भी वो जंगल जाकर लकड़ियाँ लाकर पुल बनाने लगा। 3 दिन तक लगातार काम करके गगन ने पुल तैयार कर लिया। जलपरी पानी के बाहर आती है। अरे वाह गगन, सच में तुमने साबित कर दिया कि तुम मेहनत का फल पाने के लिए तैयार हो। यह लो, तुम्हारे पिताजी का इलाज करने के लिए जादुई जड़ी बूटी। इसका रस उन्हें पिला देना। जलपरी के हाथ में एक रंग बिरंगी रोशनी चमकी और जड़ी बूटी हाजिर हो गई, जिसे उसने गगन को दे दी। गगन ने कहा, शुक्रिया जलपरी,
अब मुझे जाना होगा। जलपरी ने कहा, ध्यान से जाना और ज्ञान की देवी को ज़रूर मिलकर जाना। गगन दौड़ता हुआ आगे बढ़ने लगा और वापस लौटते समय वो ज्ञान की देवी के पास जा पहुंचा। देवी ने खुश होते हुए कहा, वाह गगन, तुम आ गए। मुझे लगा वापस नहीं लौट पाओगे। गगन बोला, अब मुझे जल्दी से अपने पिताजी को ठीक करना है। देवी बोली, लेकिन तुम्हारे धनवान होने की बात तो भूल ही गए क्या? गगन बोला, नहीं तो, मैं अब जान गया हूँ कि समय से पहले कुछ नहीं मिलता और मेहनत के बगैर तो भाग्य समय पर भी नहीं खुलता। मैंने इस जड़ी बूटी को पाने के लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन फिर भी सिर्फ समय आने पर ही मुझे यह मिली। देवी ने कहा, गगन, मैं तुम्हें बस यही ज्ञान देना चाहती थी। मैं एक श्रापित परी थी जिसका विवाह कभी नहीं हो सकता था, लेकिन फिर मुझे महर्षि ने आशीर्वाद दिया था कि जिस किसी को भी मैं इस जड़ी बूटी तक पहुंचा दूं और उसके अंदर ज्ञान का दीपक जला दूं, वही मेरा पति बनेगा। तो क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? विवाह का प्रस्ताव सुनकर गगन तो हैरान ही हो गया। गगन कहने लगा, अरे कहाँ मैं और कहाँ आप? मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं ज्ञान कन्या से विवाह करूं? अब तुम काबिल हो चुके हो और तुम्हारा लक्ष्मी योग भी आ चुका है। अब समय आ गया है कि तुम मुझसे विवाह कर लो और एक सुखी जीवन जियो। गगन बोला, अरे रुको रुको रुको, कहाँ इस गरीब मोची को अमीरी के सपने दिखा रही हो? मेरे पिताजी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मेरी माँ भी बहुत दुखी है, वो चिंता कर रही होगी। तुम चिंता मत करो, मैं वहाँ तुम्हें ले चलती हूँ। वो स्त्री ने फिर ध्यान लगाया और एक चमत्कारी रोशनी के साथ वो और गगन दोनों गगन के घर पहुँच गए। गगन को घर पर देख कुसुम ने कहा, अरे बेटा, तू आ क्या? हाँ माँ, और ये रही जड़ी बूटी। गगन ने जड़ी बूटी पीस कर अपने पिता को पिला दी। फिर एक चमत्कारी रोशनी उनके अंदर आई और वो ठीक हो गए। ठीक होते ही भुवन ने कहा, अरे बेटा, मैं ठीक हो गया, तुमने मुझे ठीक कर दिया। हर दिन तेरी माँ रोए जा रही थी। अरे ये लड़की कौन है? माँ, पिताजी, यह वही लड़की है, ज्ञान की देवी, जिसने मेरी सहायता करी। अब यह मुझसे विवाह करना चाहती है। तू बता बेटा, क्या तुझे यह पसंद है? गगन शर्माते हुए बोला, जी माँ, मैं भी इससे विवाह करना चाहता हूँ। फिर सुंदर स्त्री ने कुसुम और भुवन के पैर छुए और एक दिव्य प्रकाश के साथ उनका घर सुंदर महल जैसा शानदार बन गया और एक बड़ी तिजोरी भी उनके इस कमरे में दिखी, जिसमें सोना, चांदी और हीरे जवाहरात दिखाई दे रहे थे। यह सब देखकर गगन कहने लगा, क्या क्या सच में मैं धनवान बन गया? भुवन ने कहा, बेटा, मैंने कहा था ना कि क्या पता तुम्हारी किस्मत में लिखा हो कि जूतों से दूर रहोगे तो ही तुम्हारा भाग्य खुलेगा। गगन बोला, नहीं पिताजी, दरअसल समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता और समय आने पर भाग्य का लिखा भी पाने के लिए भी पूरी ईमानदारी से मेहनत करनी ज़रूरी है। गगन समझ चुका था, अगर लक्ष्मी योग है भी तो भी मेहनत का ही फल मिलता है। भाग्य और मेहनत दोनों साथ देंगे तभी इंसान सफल होगा। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।